नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। रामलीला मैदान से बीजेपी का दिल्ली में चुनावी शंखनाद, मोदी का 24 घंटे बिजली और 7 साल में सबको आशियाने का वादा। 7 महीने की मोदी सरकार पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, लगाया कालेधन पर गुमराह करने का आरोप। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के वादे हवा हवाई। गांधीनगर एक और बड़े आयोजन के लिए तैयार। 7वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में शामिल होंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अमेरिकी विदेश मंत्री। निवेश पर होगा जोर। पेरिस हमले के 3 आतंकी ढेर, एक महिला सहयोगी की तलाश जारी। राष्ट्रपति ओलांद ने दी सावधान रहने की हिदायत। सिडनी में चौथा और आखिरी टेस्ट ड्रॉ। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2-0 से जीती। कप्तान स्मिथ बने मैन ऑफ द सीरीज। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आज बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में दिल्ली की जनता से 24 घंटे बिजली और 7 साल में सभी को आशियाना देने का वादा किया। और यहां पर निशाने पर रही 49 दिन की केजरीवाल सरकार। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार उनकी पार्टी की लोकप्रियता से डरी हुई है। जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। ये कह रहे हैं ना गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस आती है। गवर्नेंस भी नहीं आ रही। धरना भी नहीं करना आता, गवर्नेंस भी नहीं आती। हमको धरना भी करना आता है, हमको गवर्नेंस भी आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान से चुनावी बिगुल फूंक दिया। मोदी ने आम आदमी पार्टी को झूठ की फैक्ट्री कहकर संबोधित किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की व्यवस्था बिगाड़ने वाला बताया। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको अनार्की करनी है, अनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने मोदी के आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि बीजेपी सरकार को प्रशासनिक तौर पर अक्षम करार दिया। एक चीज जो साफ साफ आज रैली से निकल के आई कि बीजेपी के पास दिल्ली चुनाव के लिए कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। वो पूरा का पूरा चुनाव नेम कॉलिंग, भला बुरा बोल के नेगेटिव पूरा चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने राजधानी में कांग्रेस के 15 साल के शासन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राजधानी में पानी की समस्या का समाधान बीते कई सालों से थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने कुछ महीनों में ही इसका हल निकाल दिया। तो कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस पर चुटकी ली। 2002 से ढेर सारे मसले बिना निर्णय को फाइलों में बंद पड़े थे, गरीबों की समस्याओं से सटे हुए थे, लेकिन यहां पर सरकारों को समस्याओं का समाधान करने के लिए फुर्सत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इस देश के गरीबों के लिए काम नहीं कर रही। इनकी सरकार बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। हमेशा उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि किसको लोन सैंक्शन कराया जाए, किस बड़े व्यक्ति को कर्जा दिलाया जाए, दूसरे देश के बैंकों से कर्जा दिलाया जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन मोदी की रैली के बाद राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होना तय है। 7 महीने की केंद्र की सरकार और 4 राज्यों में अच्छे चुनावी नतीजों के बाद अब दिल्ली की बारी है लेकर बीजेपी ने आज अपना चुनावी बिगुल बजा दिया। लेकिन क्या यही मोदी मैजिक भी दिल्ली में कायम रहेगा? ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। अपने सहयोगी विशाल दहिया के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
तो प्रधानमंत्री की आज की रैली और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनसत्ता के संपादक ओम थानवी जी हैं। ओम थानवी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले इस तरह का भाषण, वहां पर सीधे केजरीवाल पर एक तरीके से मैं कहूँ हमला, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये माना जाए कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हर्डल इस वक्त आम आदमी पार्टी दिख रही है? निश्चय, आज तो उन्होंने मान लिया है कि कांग्रेस जो है, लोग भी जानते हैं कि सीधी लड़ाई जो है वो आप पार्टी के साथ में है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से केजरीवाल को निशाना बनाया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जितने भी राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने एक नेता को निशाना बनाया हो, ऐसा नहीं, वो पार्टी के मुद्दों की बात करते थे। तो मुझको लगता है कि आज उन्होंने दो चीजें स्वीकार की। एक तो 7.5 महीने में वो कोई बहुत अपनी उपलब्धियां नहीं गिना सके, वरना ऐसा मौका वो इसका फायदा उठाते कि मैं इस तरह का काम कर सका हूं और इस लाइन पर जो हमारी सरकार यहाँ पे अगर बन सकती है तो ये काम करेगी। उन्होंने जो है वो केजरीवाल को निशाना बनाया और केजरीवाल के खिलाफ कोई बड़ी बात सिवाय ये कि जो सोशल मीडिया पे आता है कि मफलर लगाते हैं या खांसते हैं या धरना देते हैं वगैरह, दूसरा अराजकता के नाम पे मेरा मानना ये है कि नरेंद्र मोदी को अराजक शब्द की जानकारी नहीं है। नक्सलवादियों को आप अराजक कहते हैं, आप सिरफिरों को, आतंकवादियों को फिर आप अराजक कहने लगेंगे। अराजकता जो शब्द है, जो राज के बारे में जो पारंपरिक ढंग से नहीं सोचता है वो अराजक होता है। अराजक आतंकवादी को आप अराजक नहीं कहते हैं, नक्सलवादी को आप अराजक कह करके और फिर एक राजनेता को आप कहें कि आप अराजक हैं, इसका मतलब आप नक्सलवादी हैं। लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री जब धरने प्रदर्शन पर आमादा हो जाए, उतारू हो जाए, तो फिर उसे क्या कहा जाए? देखिए, इस किस्म की राजनीति के हम लोग आदी नहीं हैं। हम राजनेताओं को खास किस्म के कपड़े पहनने में, अब तो खैर डिजाइनर किस्म के कपड़े भी लोग पहनते हैं, महंगे पेन लगाने में, महंगे हवाई जहाजों में घूमने में, तो उनको हम सड़क पे देखने के आदी नहीं है, उनको हम एक सस्ती गाड़ी में चलने के देखने के आदी नहीं है। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये अगर अराजकता है तो इस किस्म की अराजकता आंदोलन का हिस्सा होती है। और अगर कोई आंदोलनकारी अपने आप को कहना चाहता है या आंदोलन का हिस्सा बताना चाहता है, हालांकि बात कहने में जोखिम है कि लोग मुझको कह सकते हैं कि आप पार्टी का समर्थक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पार्टी की जो खामियां हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, पर अराजक कह करके किसी को आप नक्सलवादी तो कल आप आतंकवादी भी कहेंगे, ये मेरे ख्याल में एक खतरनाक ट्रेंड। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली के चुनाव इस बार एजेंडा दिल्ली के मुद्दों की बजाय इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप से शुरू हो रहा है और वहीं पर खत्म रहेगा? मेरे ख्याल में कम से कम आप पार्टी का जो शुरुआत है, आज जो जवाब भी केजरीवाल ने दिए हैं, वो लोग अपने काम गिना रहे हैं। ये लोग मानते हैं कि थोड़ा वक्त था, वो कुछ काम करके जो भी दिखाया, जैसे कि मैं खुद दिल्ली की सड़कों पे आते जाते देखता था कि लोग बात करते थे, लोग हमसे, पुलिस वाले अब रिश्वत नहीं मांगते हैं और कहते हैं कि आप जानते नहीं किस तरह का दौर है वगैरह। आप 7.5 महीने में नरेंद्र मोदी अपने काम न गिना सकें और केजरीवाल अगर अपने 49 दिनों को गिनाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो चीज है, इसका लाभ कितना केजरीवाल को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को कितना मिलता है, ये बात की बात है। लेकिन कम से कम अगर ये शुरुआत आज हुई है भारतीय जनता पार्टी की और केजरीवाल की, तो ये मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कमजोर शुरुआत है। तो क्या ये माना जाए ओम साहब कि दिल्ली का चुनाव अपने आप में इसलिए रोचक होने जा रहा है कि यहाँ पर एक तरफ 49 दिन की सरकार का कंपेरिजन, मैं कहूँ कि शीला दीक्षित के एक लंबे कार्यकाल के साथ जोड़ा जाएगा, और वहीं दूसरी ओर केंद्र की सरकार के साथ? देखिए, कांग्रेस की जो सरकार थी विफल सरकार नहीं थी, पर हर सरकार की एक मियाद होती है। 15 साल राज किया और काम हुआ है, इसलिए अगर कोई ये कहे कि आप कांग्रेस को जो है बिल्कुल ऐसे बट्टे खाते में डाल सकते हैं, वो गलत होगा। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति जरूर कमजोर है और कांग्रेस भी इसको मानती है, और कांग्रेस शायद ये चाहती भी हो कि केजरीवाल और जो लड़ाई है मोदी की, उसके बीच में अगर केजरीवाल की जीत हो तो ये उनकी एक राजनीति हो सकती है, चाहे वो ठीक न उसका इजहार करें, हालांकि शीला दीक्षित कर चुकी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर उनको लड़ना पड़ता है, ये बात मैंने आपके चैनल पे पहले और राज्यों के मामले में भी कही थी कि सारे देश का काम छोड़ के वो विदेश जैसे रहे काफी लंबे अरसे तक, लौटते ही वो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में चले गए। तो उनको एक व्यक्ति को आपने अपना मैस्कट बनाकर, एक अपना प्रतिनिधि बना के, इतनी जो लंबी परंपरा चली आती थी नेताओं की, उन सबको आपने दुबका दिया। और आप मान के चलते हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि चूंकि एक काम करने वाले व्यक्ति की पेश की गई थी, लेकिन अब वो नहीं जानते हैं कि ये 7.5 महीने में, अब आप ये नहीं कह सकते कि अभी हम कल ही आए हैं। तो ये बहुत चीज जो है वो आपके लिए फायदा पहुंचाने वाली शायद ना हो, रिस्क फैक्टर है। और बड़े बड़े नेता धुरंधर हैं, आप नरेंद्र मोदी को कल ग्रेटर कैलाश से लेकर शकूर बस्ती तक चुनाव लड़ाने के लिए लेके जाएंगे, ये हो सकता है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो चुनाव में। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो पहली खबर फिलहाल इतना ही, वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद दिन भर की तमाम दूसरी बड़ी खबरों के साथ वापस लौटेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान से राजधानी वासियों को 24 घंटे बिजली और 7 साल में घर देने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात भी कही। अपनी पूरी ताकत के साथ उतरी बीजेपी ने हाल ही में जीते 3 राज्यों हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को भी इस रैली में बुलाया। जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के साथ अपना भाषण शुरू किया और मतदाताओं से बीजेपी को स्पष्ट जनादेश देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया और दिल्ली को जनरेटर मुक्त बनाने की बात कही। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे भाइयों बहनों। 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को 2022 तक झुग्गी मुक्त बनाने की बात भी कही। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो, ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। मोदी ने पानी से जुड़ी दिल्ली की चिंताओं को दूर करने का वादा किया और कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। अनु दीवान के साथ विशाल दैया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही जनता दल की पुरानी पार्टियों के नेता आज दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर पर मिले, लेकिन बैठक में खुद मुलायम सिंह यादव मौजूद नहीं थे। बैठक में जेडीएस और आईएनएलडी का भी कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। बैठक में विलय और एनडीए सरकार के खिलाफ आंदोलन पर चर्चा हुई और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने बताया कि सभी नेताओं से बात कर रैली का दिन तय किया जाएगा। आज एक चर्चा और हुई, वो यह है ऑर्डिनेंस राज को लेकर। लगातार जो ऑर्डिनेंस हो रहे हैं और किसानों के हक के खिलाफ जिस ढंग से भूमि अधिग्रहण कानून में ऑर्डिनेंस लाकर संशोधन किया गया और दूसरी चीज़ों पर, उस पर भी बातचीत हुई है और इसको लेकर भी संयुक्त कार्यक्रम कराने के बारे में एक राय बनी है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल के दौरान कुछ गलतियों की वजह से पार्टी कमजोर हुई। लखनऊ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कमजोर हुआ है और इसे मजबूत करने के लिए संघर्ष की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सांसद और विधायक बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी है। पुणे के शैक्षिक संस्थान MIT में 5वीं छात्र संसद में उन्होंने कहा कि इस सदी में राजनीति का अर्थ प्रगति और विकास है, जिसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों में अच्छे लोग होने से ही राजनीति सुधरेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारे देश में छोटा सा भी कोई जॉब अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हम पूछते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। पर MLA, MP और मिनिस्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन ऑपरेशन में 13 महिलाओं की मौत के बाद भी सरकारों ने कोई सबक नहीं सीखा। ताजा घटना झारखंड से है, जहां चतरा जिले में टॉर्च की रोशनी में 44 महिलाओं के ऑपरेशन का मामला सामने आया। हालांकि इस घटना में कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर प्रशासन के रवैये पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। चतरा जिले के पथलगड्डा स्वास्थ्य केंद्र में दर्द से कराहती महिलाओं को देखकर किसी का भी कलेजा पसीज जाएगा। पहले तो डॉक्टरों ने टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया, फिर एक ही कमरे में सभी को छोड़ दिया गया। अभी तक कोई डॉक्टर के नहीं मुंह देख रहे हैं। सब मरीज दर्द से हो रहा है, इन्हें उन्हें अलर्ट रहा है। मरीज है से अपना दर्द से एकदम व्याकुल है, बेड भी मांगा से होने दिया है। डॉक्टरों ने अस्पताल में कुव्यवस्था की बात तो मानी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन से इनकार किया। ओटी में बल्ब जल रहे थे, 3 बल्ब जल रहा था और एक ओटी लैंप उन लोगों के साथ था, सूर्या क्लिनिक के साथ। एक बल्ब उसमें फ्यूज किया था मोमेंटरी कुछ मिनट के लिए, तो उसको लोग रिप्लेस कर दिया। दरअसल परिवार नियोजन शिविर के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कैंप का सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच होना चाहिए। एक दिन में एक मेडिकल टीम 30 से अधिक ऑपरेशन नहीं कर सकती। एक चिकित्सा उपकरण से 10 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं होने चाहिए।
एक ऑपरेशन के बाद चिकित्सा उपकरणों को अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए। झारखंड विधानसभा में चतरा से बीजेपी विधायक जयप्रकाश भोक्ता ने यह मामला उठाया तो खुद उनकी सरकार को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा। नसबंदी टॉर्च की रोशनी में कराई गई है और सीएस का कहना है कि शिविर लगाकर कराया जाना था, लेकिन मैं समझता हूं कि किसने आदेश दिया इसके नसबंदी कार्यक्रम को करने के लिए। सरकार इसको गंभीरता से लेती है और इसके लिए जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विपक्षी दल सरकार की सफाई से संतुष्ट नहीं है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसमें जो भी डॉक्टर दोषी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो एनजीओ ने ये नसबंदी की शिविर लगाए थे उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गरीब महिलाओं के साथ यह हो उनकी देखरेख होनी चाहिए। झारखंड में इन दिनों परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा है। चतरा जिले में 3000 महिलाओं के परिवार नियोजन के ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। आधे ऑपरेशन हो भी चुके हैं, लेकिन इस घटना से सबक लिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रवासी भारतीय दिवस के बाद गांधीनगर एक और बड़े आयोजन के लिए तैयार है। रविवार से यहां पर वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन शुरू हो रहा है, जो 13 जनवरी तक चलेगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी शिरकत करेंगे। गुजरात कांग्रेस ने इस आयोजन के विरोध में आज राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन किया। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में रविवार से 7वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन शुरू हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से कारोबारी गुजरात पहुंच रहे हैं। अमेरिका पहली बार समिट में पार्टनर देश के तौर पर जुड़ रहा है और विदेश मंत्री जॉन कैरी भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस दौरान जॉन कैरी का जोर भारत अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि भारत में अमेरिकी निवेश और साझेदारी बढ़ाने के मौजूदा अवसर पर बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून भी रविवार को सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 4 दिन की भारत यात्रा पर वो शनिवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच सम्मेलन के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को गुजरात के कई शहरों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार किसानों की हालत नजरअंदाज कर जनता का पैसा सम्मेलन में बर्बाद कर रही है। गुजरात बंद का जो ऐलान दिया गया है, गुजरात में किसानों की जो हालत है, किसान आत्महत्या पर उतर आए हैं। किसानों की जो बहुत ही बुरी हालत सरकार ने करके रख दी है। वाइब्रेंट गुजरात एक विकास का बहुत बड़ा उत्सव है और उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि कांग्रेस किस प्रकार की राजनीति कर रही है। गुजरात में निवेश आकर्षित करने के लिए इस सम्मेलन की शुरुआत 2003 में हुई थी। इसके बाद से हर 2 साल में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात फ्रांस की, जहां पर भले ही आतंकियों को मार गिराया गया हो, लेकिन आतंक का साया अब भी बरकरार है। आतंकियों के मारे जाने के बाद अब सुरक्षा कर्मियों को उनके साथियों की तलाश है। और इस सब के बीच आज राष्ट्रपति ओलांद ने देशवासियों से धैर्य और संयम बरतने की अपील की। 3 दिनों की दहशत के बाद पेरिस में शनिवार को सुबह लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि अब भी फ्रांस पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इन सब के बीच राष्ट्रपति ओलांद ने आपात बैठक कर सुरक्षा हालात पर चर्चा की। सरकार ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। Nous sommes, compte tenu du contexte, exposés à des risques. Il est donc important que le plan Vigipirate, qui a été rehaussé pour la région Île-de-France et qui fait l'objet de mesures particulières sur le reste. 3 संदिग्ध हमलावरों को मार गिराने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों को उनके साथियों की तलाश है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता करने में लगी हैं कि आतंकियों को मदद कहां से मिली। जानकार फ्रांस में आतंकी हमले को सोची समझी साजिश मानते हैं। Yes, all are influenced because they believe that an attack on one is actually an attack on all of the others. So, for example, in the case of the French attacks, both the UK and the US thought that there would be the possibility of copycat attacks in those countries as well. वहीं अलकायदा ने एक वीडियो जारी कर फ्रांस में फिर आतंकी हमले की धमकी दी है। हालांकि वीडियो की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फ्रांस में पिछले 3 दिनों से जारी गोलीबारी में 17 लोग मारे गए, जिसमें कार्टून मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर हमले में मारे गए 12 लोग भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। मैच के आखिरी दिन जीत के लिए जरूरी 349 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम 7 विकेट पर 252 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज पर 2-0 से जीत हासिल की है।
जीत की उम्मीदों के बीच टीम इंडिया के लिए सिडनी टेस्ट हार की कगार तक पहुंच गया था, लेकिन अजिंक्य रहाणे और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी इसे ड्रॉ कराने में कामयाब रही। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए भारत के सामने 349 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में टीम इंडिया 7 विकेट के नुकसान पर 252 रन ही बना सकी। मुरली विजय ने सबसे ज्यादा 80 रन और कप्तान विराट कोहली ने 46 रन बनाए। चाय तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 160 रन था और उसे जीत के लिए 33 ओवरों में 189 रनों की दरकार थी, लेकिन सुरेश रैना और रिद्धिमान साहा खाता भी नहीं खोल पाए। मुश्किल हालात में 12 ओवर तक टिके अजिंक्य रहाणे के नाबाद 38 रन और भुवनेश्वर कुमार के नाबाद 20 रन से सिडनी टेस्ट बचाया जा सका। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 6 विकेट के नुकसान पर 251 रन बनाकर पारी घोषित की, जिससे उसकी कुल बढ़त 348 रन की हो गई थी। सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। 4 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुका था। उसने एडिलेड और ब्रिस्बेन में जीत हासिल की थी, जबकि मेलबर्न और सिडनी टेस्ट बराबरी पर छूटा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात मौसम की। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका भी ठंड की चपेट में है। नागपुर में आज पिछले 10 साल का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। वहां तापमान 5.3 डिग्री पहुंच गया है। इससे पहले विदर्भ में 46 साल का रिकॉर्ड दिसंबर में टूटा, जब वहां तापमान गिरकर 5 डिग्री पहुंचा था। वहीं उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद शहर राज्य का सबसे ठंडा इलाका गिना गया, जहां तापमान 3.2 डिग्री पहुंच चुका है, जबकि राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी है। कोहरे के चलते 59 ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। और अब देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप में। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की फरलो की मियाद बढ़ाने की अर्जी को जेल प्रशासन ने खारिज कर दिया, जिसके बाद संजय दत्त पुणे की येरवडा जेल पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कानून का पालन करेंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। वर्धमान ब्लास्ट मामले में एनआईए ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन के इनामी आतंकवादी रियाजुल करीम को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि इस आतंकी को वर्धमान के कई इलाकों में विस्फोटक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने वाघा सीमा पर पिछले साल नवंबर में हुए आत्मघाती हमले के मुख्य साजिशकर्ता रुहुल्ला को मार गिराने का दावा किया है। समाचार पत्र डॉन ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से बताया कि उसके साथ 2 और आतंकी भी मारे गए। इंडोनेशियाई नौसेना ने 2 हफ्ते पहले हादसे का शिकार हुए एयर एशिया के विमान के पिछले हिस्से को जावा समुद्र के तल से निकाल लिया है। गोताखोरों ने हवा वाले यंत्र का इस्तेमाल करते हुए इस हिस्से को खींच निकाला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने के फैसले को सही ठहराया। कैमरन ने एशियन लाइट अखबार से बातचीत में कहा कि इस कदम से भारत के साथ ब्रिटेन का ऐतिहासिक जुड़ाव मजबूत होगा। हिंदी फिल्म द लंच बॉक्स ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा पुरस्कारों के लिए नामित हुई है। रितेश बत्रा के निर्देशन में बनी द लंच बॉक्स को गैर अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में नामित किया गया है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।